So I'm opening them. DPP1 में जो डाउट अगर आपको रह गया हूँ तो उसको पहले कवर कर लेते हैं, फिर सेकेंड एंड थर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन में कंप्लीट कर लेंगे। Few questions of this we have covered. Total number of questions are 19. तो इस पे कोई बचा हुआ क्वेश्चन है जो आपने रीट्राई किया उसके बावजूद नहीं ना समझा हो? तो DPP1 का 17, 18 आप बोले 13, ठीक है, तो मैं नोट कर लेता हूँ और उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे। 13, 17, 18, 20, these are the questions. ठीक है, सो 13 को पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझेंगे। इट सेज कि एक बॉल है इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो ये हम लोगों ने रिसेंटली जो कवर किया है, अभी आप DPP1 के ही पूछेंगे, ठीक है। इसका DPP2 पर हम लोग बाद में आएंगे, ओके। 20 DPP2 का है, तो हाँ 20 इस पे है भी नहीं। ठीक आहे, बोलत ते चांगलं वाईट बोलत नाही, सुरूच राहते नुसतं। थांबा एक मिनिट शांत बस। Somebody's mic is open. Anyway, so ये आपने अभी जो पूछा है 13, yes, we are going to discuss 12, 15, 16 भी है, तो 12 भी है, 15 भी है, 16 भी है। So अगर हम लोग 13 को कैरी करें, जो भी मैंने पढ़ा, ये इंक्लाइंड प्लेन पर है और ये अपने रिसेंटली इसको लर्न किया कि इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल किस तरह से चलता है। It says how far from the point of projection the ball strikes the plane. So सॉल्व करने के लिए आपके पास तरीके हैं। आप एक पहले फिगर ड्रॉ करोगे एंड देन यू विल डिजाइन दिस एंगल, और ये बोलता है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आपको दे रहा है। टॉप से यहाँ से कहीं थ्रो करते हो और यहाँ से कैसा थ्रो कर रहे हो, यू हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो। तो अगर आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो ये कुछ ऐसा लैंड करेगा करके यहाँ पर ए से बी। अच्छा, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है हमारे लिए थीटा। तो यहाँ पर आप देखोगे सिंस आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो थीटा और अल्फा आपस में बराबर हो जाएंगे, तो थीटा की वैल्यू भी 45 डिग्री हो जाएगी। अब आपको याद होगा कि रेंज निकालने का हमारे पास कुछ इक्वेशन होती है, कुछ फॉर्मूला होता है, और वही अपने को पता करना है। सो ये ए बी डिस्टेंस निकालनी है। तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए रेंज के लिए हम लोगों ने कुछ बात की थी, अगर आपको याद हो बस उसको यूज कर सकते हैं। आप इक्वेशंस बना लो कि हमारे लिए एक्स एक्सिस है, या एक्स डैश एक्सिस है, या वाई डैश एक्सिस है। मैं उसी लैंग्वेज में सॉल्व कर रहा हूँ जिस लैंग्वेज में हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया था। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता होता है, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, 2u sin थीटा डिवाइड बाई g cos अल्फा। सो सिंप्लीफाई करेंगे, 2u का नाम v दिया गया, sin 45 हो जाएगा 1/√2, g cos 45 हो जाएगा 1/√2। तो बेसिकली ये 2v/g के इक्विवेलेंट हो गया। रेंज निकालना है ए बी डिस्टेंस, तो उसके लिए आप जानते हो कि रेंज का एक्सप्रेशन क्या हुआ करता था। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसको हम लोग लिखते हैं u cos थीटा इंटू t माइनस हाफ g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। x का जो एक्सप्रेशन होता था उसमें हमने x को r लिख दिया और t को t लिख दिया है। सिंस आप t निकाल पा रहे हो तो t को इस पे सही से रख सकते हो। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, v का मतलब u है, ये 45 है तो 1/√2 हो जाएगा, और t का मतलब 2v/g है, माइनस हाफ g साइन 45 एंगल अच्छा है तो सभी की वैल्यू 1/√2 बन जा रही है। इसका स्क्वायर करोगे तो 4v² हो जाएगा डिवाइड बाई g स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे और हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये अपने लिए बन रहा है ट्वाइस v² अपॉन √2g माइनस
यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, some sort of ओके यहाँ पे प्लस वाला टर्म आता है क्योंकि हम लोग डाउन साइड वाला देख रहे हैं ना, तो एक साइन मैंने यहाँ पे गलत लगाया हुआ था, सो यहाँ पर भी प्लस आएगा, आप चेक कर सकते हो। डाउन साइड मोशन थी तो यहाँ पर भी एक प्लस साइन आएगा और ये बन जाएगा ट्वाइस वी स्क्वायर डिवाइड बाई √2g। दोनों को ऐड अप करोगे तो 4v स्क्वायर बाई √2g हो जाएगा। अब आप देखोगे कोई ऐसा ऑप्शन दिया गया हो जिसमें 4/2 जब नहीं दिखेगा तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 को √2 लिख सकते हो, v स्क्वायर बाई जी। तो ये v स्क्वायर बाई जी है, ये v स्क्वायर बाई जी के साथ √2 है, ये 2 है, ये 2 √2 है, तो लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट मैच आ जाएगा। सो इसको जिस तरह से मैंने सॉल्व किया है वो वही तरीका अडॉप्ट किया है जो तरीके से हम लोगों ने इक्वेशंस बनाई थी। तो आप x की इक्वेशन बनाओ, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, t को कैपिटल डी रखो, x को r बोल दो, t की वैल्यू निकाल करके रख दो, अपना आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस। ये आपको क्लियर हो गया जिसने पूछा था, बाकी लोगों ने निकाल भी लिया होगा आंसर। 12 says a plane surface is inclined making angle theta with the horizontal. From bottom of this incline, a bullet is fired with v speed. The maximum possible range of the bullet on the inclined plane is. So in case अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड किया है और क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो हम इसका आंसर बहुत जल्दी दे सकते हैं। ये बोल रहा है कि यहाँ से आपने एक बुलेट को फायर किया हुआ है और किस वेलोसिटी से फायर किया हुआ है, v से, और अब अपनी लैंग्वेज में ये एंगल अल्फा होता है, अपनी लैंग्वेज में। तो ये कितना दूर लैंड करता है जाकर के, वो आर मैक्स होता है, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ द बुलेट इन द इंक्लाइंड प्लेन। तो आर मैक्स का अपने पास एक फॉर्मूला आया करता था, क्या था, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी विद इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन अल्फा। अब आपको याद रखना होगा 1 प्लस साइन अल्फा था या 1 माइनस साइन अल्फा था। अगर आप डाउन साइड से थ्रो करते हो, एक में प्लस आया था एक में माइनस आया था, तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, आप क्लेरिफाई कर दीजिए। एक में साइन अल्फा आया था, एक में माइनस साइन अल्फा आया था। तो जब नीचे से अप साइड थ्रो करते हैं तो उसके लिए क्या बताया था, वो डायरेक्टली हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है। सो इट सीम्स लाइक कि अगर आप ऊपर से नीचे थ्रो करते हो तो रेंज ज्यादा जाती है, तो वहाँ माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये प्लस वाला रहा होगा। फिर भी आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो। एनीवे, सो इसने जिसको हम लोग अल्फा बोलते थे उसने इसका नाम थीटा दे दिया है, दैट्स ऑल, और वी का नाम, यू का नाम वी दे दिया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर जो देना होगा वो कुछ ऐसा दे देंगे, आर मैक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई g1 प्लस साइन थीटा, दैट्स डन। ऐसा एक ऑप्शन होगा, उसको मार्क कर दोगे। कभी प्लस माइनस का आपको जैसे इशू भी हो जाए तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, देखो कि अगर आप नीचे से थ्रो करते हो ऊपर की तरफ तो कम डिस्टेंस जाएगा, लेकिन अगर ऊपर से नीचे की तरफ करोगे तो ज्यादा जाएगा। और अगर आपको कम जाना है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, तो ये प्लस होना चाहिए। तो जब हम नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तो प्लस आता है, और ऊपर से नीचे थ्रो करते हैं तो माइनस आता है। तो वो अगर प्लस माइनस कभी आप भूल गए तो लॉजिक से भी रिलेट करके वहां पे याद कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 12 अदरवाइज बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन था, लेकिन लास्ट क्लास अटेंड करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हम आर मैक्सिमाइज कैसे कर लेते हैं। 12 के बाद जो आपने नेक्स्ट बोला है वो 13 हो गया, 15 16 के बारे में बात करनी अपने को, तो 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये 12 शॉर्ट में मैंने यहाँ पे समझाया है, अल्फा को थीटा से रिप्लेस करना था, यू को वी से रिप्लेस करना था, दैट्स ऑल। 15 says कि a ball rolls off the top of a stairway horizontally with velocity this. Each step is this meter height, this meter wide. Gravity is given to us. Then the ball will strike the nth step where n is equal to. अच्छा, सो 15th के बारे में अपने को अगेन पिक्चर को ड्रॉ करना होगा, फिर इसको समझना होगा। सो 15th को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। लेट्स से कि आपके पास एक स्टेयर था ये, और इस तरह से स्टेयर्स लगी हुई हैं बहुत सारी,
और ये प्रोसेस चलता रहता है। एंड इट सेज कि आपके पास एक बॉल है, यहाँ से हॉरिजॉन्टली किसी v वेलोसिटी या u वेलोसिटी से चल रहा है, वो u आपको पता होगा 4.5 मीटर पर सेकेंड। इसका h कितना है ये अपने को पता है, इसका x कितना है ये भी पता है। x बोलो या x नॉट बोलो या कुछ और नाम दे दो, हम लोग उसको ab भी बोल सकते थे। हाइट एंड विड्थ, x को हम लोग वहां पर यूज करते हैं तो इसको b नाम देंगे तो चलेगा क्या, w भी दे सकते थे विड्थ के लिए। सो h और b दे आर कॉन्स्टेंट्स। जब आप इसको फॉल करना स्टार्ट करेगा तो ये इस तरह से पैराबोलिक पाथ पे जाएगा और किसी स्टेयर केस पे जाके हिट करेगा, जाकर किसी स्टेयर पे जाके हिट करेगा। ये स्टेयर कौन से नंबर का है, ये नंबर अपने को आइडेंटिफाई करना है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन को आइडेंट देखते हैं क्या है ऑप्शंस। ऑप्शन 9, 10, 11, 12 है, इसका मतलब हम एक एक करके काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो कुछ जनरलाइज करना पड़ेगा। ओके, जहां पर भी ये रहा होगा तो कुछ उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट गया होगा, कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट गया होगा। अगर ये फर्स्ट पर जाता है तो फर्स्ट पर उसका रेंज कितना जाएगा, वो बी तक जा सकता है, बी बी से कम रहना चाहिए रेंज उसका। सेकंड पर आएगा तो ये 2b हो जाएगा, थर्ड पर जाएगा तो 3b हो जाएगा, एन पर जाएगा तो एन भी हो जाएगा। तो इसका हम लोग एक पहली बार रेंज निकालेंगे, रेंज आर। अगर हम इसका रेंज कैलकुलेट करते हैं तो अपने को मिलेगा u इंटू टी। टी इज लेट से टाइम ऑफ फ्लाइट है। h पता करते हैं, h कैसे निकालते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर से। लेट से nth स्टेयर पे हिट कर रहा है, nth पे हिट कर रहा है। अगर ये nth पे हिट किया होगा तो फर्स्ट के लिए h डाउन आया होगा, सेकंड के लिए फिर से h डाउन आया होगा तो 2h आएगा, थर्ड के लिए 3h आएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस मस्ट बी इक्वल टू nh। यहाँ से अपने को n निकालना है, t पता चल जाएगा तो n निकल आएगा। फिर क्या कर सकते हैं, रेंज के बारे में कोई कंडीशन लगाएंगे। अच्छा, ये जो रेंज की वैल्यू होगी, हम लोगों ने देखा था अगर फर्स्ट में हिट करता है तो रेंज की वैल्यू b से कम होना चाहिए या बराबर होनी चाहिए। सेकंड में रेंज की वैल्यू 2b से कम या बराबर होनी चाहिए। तो ये जो रेंज आनी चाहिए दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू nb। ये आपको समझ में आया कि nb मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अगर फर्स्ट में हिट करेगा तो यहाँ पे भी गिरेगा तब भी चलेगा, यहाँ पे गिरेगा तब भी चलेगा, यहाँ पे गिरेगा तब भी चलेगा। दैट मीन्स उसकी रेंज जो है वो b से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर b से बड़ा हुआ तो फिर दूसरे पे चला जाएगा। तो इसका मतलब रेंज शुड बी लेस देन b फॉर फर्स्ट स्टेयर, लेस देन 2b फॉर सेकंड स्टेयर, लेस देन 3b फॉर द थर्ड स्टेयर। और लेस देन में मतलब अपने को ये भी बोल सकते हैं दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n-1b। तो n-1 से बड़ी होनी चाहिए और n से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसको प्रॉपर्ली लिखें तो मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं शुड बी ग्रेटर देन n-1 इंटू b बट लेस देन इक्वल टू nb। ये एक कंडीशन लगाने का। जब ये कंडीशन दो तरह से लगाओगे तो आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी, मैथमेटिक्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो सॉल्व करते हैं एक बार के लिए। देखो यहाँ से h अपने को पता है, यहाँ से t निकालते हैं। टी स्क्वायर कितना आ रहा है, टी स्क्वायर की वैल्यू, टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ट्वाइस एन एच अपॉन जी। एच कितना दिया इसने, 0.2 मीटर। सो 0.2 मीटर को हम लोग यूज कर लेंगे तो यह आ जाएगा 0.4 डिवाइड बाई 10 इंटू एन। बेसिकली इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4n/100। अगर ये 4n/100 आ गया तो ये टी स्क्वायर आ गया। अब इस इक्वेशन को यूज करते हैं। आप चाहो तो ये लास्ट वाली लिमिट ना भी लगाओ तब भी चलेगा, इसी लिमिट से काम चल जाएगा। सो यू तो अपने को पता है, u इंटू टी इज लेस देन इक्वल टू एन बी, ये हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। u इज गिवन एज 4.5 दैट इज 9/2। t अपने को पता नहीं है, दिस इज लेस देन एन बी दैट मीन्स 0.3 दैट मीन्स 3/10 b। बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन में कर रहा हूँ, और भी क्विक किया जा सकता है। तो यहाँ से अपने को t के बारे में पता चला, t इज लेस देन इक्वल टू, ये 9 था सो एक 3 कैंसिल आउट हो गया होगा, एक यहाँ से एक कैंसिल आउट हो गया होगा। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, इज गोइंग टू बी लेस देन, यहाँ से 5 और 3 15। t इज लेस देन और इक्वल टू n/15। अच्छा, t n/15 से छोटा है और t स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है।
तो यहाँ से आपको टी की वैल्यू क्या मिल जा रही है, 2√n/10, दोनों को इक्वेट करा दो तो अपने को पता चल रहा है 2√n/10 इज लेस देन इक्वल टू n/15। फिर से आप सिंप्लीफाई करोगे तो √n की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, सो 30/3 आ जा रहा है, सो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 9 या उससे बड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने केवल बड़े वाली बात की थी कि कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, एक दूसरा लिमिट था वो भी हम स्केच कर सकते हैं। इक्वालिटी का मतलब बाउंड्री पे लगता है, चलता है, तो यहाँ पर हम सबसे छोटा वाला n होगा उसको कैच कर लेंगे। दैट मीन्स हमारा जो n आएगा वो कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और अगर आपको एग्जैक्टली पता करना है तो आप ये सेकंड कंडीशन को भी लेकर के चलो, तो वो बताएगा कि n किससे छोटा होना चाहिए, तो फिर अपने को ये नंबर पता चल जाएगा। चेक कर लीजिए कि इसका आंसर 9 दिया गया है। जब कभी स्टेयर केस का आएगा, ज्यादा नंबर्स होंगे तो हम उसका हाइट देखेंगे कितने हाइट जा रहे हैं और उसका रेंज देखेंगे, फिर हाइट और रेंज की इक्वेशन लगाएंगे। अब पाओगे हाइट तो आपको एक्चुअल मिल जाएगी, एक्चुअली मिल जाएगी कि इंटीजर टाइम जाएगा, लेकिन रेंज के लिए अपने को इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। दिस सोल्यूशन नॉट अंडरस्टूड सर, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझिए। 15 का आंसर इसने क्या दिया है, ए दिया हुआ है। कैसे किया है मैं आपको बताता हूँ, अपना भी ए आ रहा है, 9 आ रहा है, कैसे हुआ है एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान से समझने का। किसी हाइट पर आप थे, ठीक है, और आपने उसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, तो प्रोजेक्टाइल का रूल क्या है, क्या ये एक पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, यस। कौन सी स्टेयर पे फॉल करेगा, वो स्टेयर अपने को पता करनी है। अगर वो आपको स्टेयर बता देता और हाइट और रेंज पूछता है, तो अगर से आपसे इसने आपसे पूछा होता है रेंज बताइए, तो हम रेंज बता सकते थे। अगर आपसे पूछता हाइट बताइए तो हाइट बता सकते थे, लेकिन एक वैल्यू को उसको देना चाहिए था। अपने को नहीं पता कि कौन से स्टेयर केस पे हिट करने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम ये देखेंगे कि कुछ हाइट पर जाएगा, कुछ रेंज पर जाएगा। मान लेते हैं कैपिटल एच हाइट है, तो इसकी जो हाइट्स होंगी वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। कैसे, अगर ये फर्स्ट स्टेयर पे हिट किया तो कितना हाइट नीचे जाएगा, स्मॉल एच। सेकेंड स्टेयर केस पे हिट किया तो कितना नीचे जाएगा, क्योंकि वो स्मॉल एच था, ये भी एच है, तो एच और एच मिलाकर कितना हो जाएगा, 2h। थर्ड स्टेयर केस पे हिट करेगा तो कितना डाउन साइड आएगा, 3h। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि nth स्टेयर केस पे हिट कर रहा है, क्योंकि वो n अपने को पता करना है। तो अगर वो nth स्टेयर केस पे हिट करेगा जाकर के, तो डाउन साइड कितना गया होगा, कैन वी से कि इस तरह की एच करके n हाइट्स नीचे गया होगा। तो ये जो टोटल हाइट बनने वाला है, क्या इस टोटल हाइट को हम nh बोल सकते हैं। दैट मीन्स ये टोटल हाइट इज गोइंग टू बी n टाइम्स स्मॉल h। अब ये n हमारा अननोन है, इसी अननोन को हमको पता करना है। अगर आपसे ऐसा बोलता है कि 9th स्टेयर पे हिट करता है तो हाइट बताइए, तो हम जानते हैं कि एक स्टेयर की हाइट h है, तो 9 की कितनी होगी, 9h हो जाएगी। बट बाय द वे इस क्वेश्चन में हमको 9 नहीं पता है, 9 को पता करना है, उसको हम n मान करके सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। सो ये तो अपने को समझ में आ गया कि और h का डेफिनेशन क्या होता है। जब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ बिल्डिंग आपने देखा था, तो उसके लिए h का एक फॉर्मूला बनाया था, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u 0 है। कौन सा u, वर्टिकल वाला u 0 है, तो हाफ एटी स्क्वायर लगा। तो दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया यहाँ पर, ये इक्वेशन से आया और ये क्वेश्चन से आया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से टी स्क्वायर निकाला। टी में टी स्क्वायर जब आप निकाल रहे होगे तो एच अपने को पता था, जी पता था, एन नहीं पता था। एच कितना दिया था उसने, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको कहीं एच लिखा होगा, स्टेप इज 0.2 मीटर हाई, स्मॉल एच इज 0.2 मीटर, तो ये 2 और 0.2 मिलकर के 0.4 हो गया। जी 10 था, एन बचा। फिर हमने इसको लिखा, 10 से मल्टीप्लाई किया अप साइड डाउन साइड, तो 4n/100 हो गया। तो क्या आपको ये समझ में आता है कि यहाँ से हम टी निकाल सकते हैं, अंडर रूट लगा दो दोनों तरफ, तो यहाँ से टी पता चल गया। इसके बाद
अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, अभी आपको टी अननोन है, तो आपको रेंज पे जाना है, रेंज पे। तो रेंज के लिए आप देखोगे रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अपने को पता है, टाइम के लिए एक इक्वेशन मिल चुकी है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी रख सकते हैं, टाइम भी रख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना था 4.5, जिसको 9/2 लिख सकते हो, टी को टी रखा गया। अच्छा, अब ये देखना होगा कि रेंज के लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे। तो उसके लिए फिर से स्टेप वाइज सोचो। फर्स्ट स्टेयर पे अगर उसको गिरना है तो बहुत क्लोज गिर सकता है, यहाँ पर भी गिर सकता है, कई जगह से गिर सकता है, लेकिन किससे ज्यादा दूरी नहीं जाना चाहिए, बी से ज्यादा दूरी नहीं जाना चाहिए। फिर इसका मतलब है फर्स्ट स्टेयर में गिरने के लिए रेंज बी से कम होना चाहिए। सेकेंड स्टेयर पे फॉल होने के लिए रेंज को 2b से कम होना चाहिए। थर्ड स्टेयर में फॉल करने के लिए रेंज को 3b से कम होना चाहिए। तो nth स्टेयर में फॉल करने के लिए रेंज को कितने से कम होना चाहिए, nb से कम होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा कि रेंज की वैल्यू nb से कम होगी। अब nb से कम तो 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है। तो आपको उसकी दूसरी लिमिट को भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो अगर आप दूसरी लिमिट को सोचोगे तो आपको पता होगा कि nb से कम होना चाहिए, लेकिन कितना उसके पास स्कोप है, b तक चलने का स्कोप है। तो nb माइनस बी, दैट मीन्स n माइनस 1b, इसके बीच में आपकी रेंज लाई करनी चाहिए। टू मेक इट सिंप्लीफाइड, मैंने इसका लास्ट वाला इनइक्वालिटी को ड्रॉप कर दिया और केवल इतना ही पकड़ा, ये वाला पोर्शन। जब इस वाले पोर्शन को आपने सॉल्व किया तो u अपने को पता था, t अननोन था, n अननोन था, तो एक ये रिलेशन मिल गया। अपने को पता चला t की वैल्यू n/15 से कम आनी चाहिए। फिर यहाँ से t और यहाँ से t दोनों को बारो किया और t की वैल्यू यहाँ पर अपने रख दी। अपने को पता चला कि 2√n/10 इज लेस देन इक्वल टू n/15। इसके बाद ये सिंपल से था, √n था, ये इसको n को √n और √n लिख सकते हैं, एक √n कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 30/10 बचा तो जिसको 3 बोल दिया। तो इससे पता चला n की वैल्यू 9 या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो हमने जो क्लोजेस्ट वाली थी वो पकड़ी, क्योंकि 9 से बड़ा 10 भी होता है, तो 10 में गिरेगा जाकर के तो फिर हमारी हाइट मैच नहीं करेगी। 11 पे भी गिरेगा जाके तो हाइट मैच नहीं करेगी, तो पूरे को मैच करने के लिए ये कर सकता हूँ। आप चाहो, अगर आपको इनइक्वालिटी से डर लगता हो तो आप क्या करो, आप सीधे आर को ये पकड़ सकते हो n इंटू बी, जैसे h को हमने एन एच लिया था। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा इश्यू है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ये इक्वेशन n को इंटीजर ना बोले, तब भी आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से बोल सकते हैं। सर n हमेशा इंटीजर ही। हाँ, क्योंकि स्टेयर्स है ना, तो या तो फर्स्ट स्टेयर होगी या सेकंड स्टेयर होगी या थर्ड स्टेयर होगी, 2.5 स्टेयर तो नहीं होगी ना, तो n हमारा इंटीजर रहेगा। अब सोचो ना कि अगर आप ऊपर से स्टेयर केस से नीचे आ रहे हो तो या तो 1 स्टेप चलोगे या फिर 2 स्टेप चलोगे या 3 स्टेप चलोगे तो नेक्स्ट मिलेगी। सो इट हैज टू बी इन इंटीग्रल मल्टीपल। और इसी इंटीजर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमने ये फिर रेंज को दिमाग से समझा। रेंज समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग था, हाइट समझना थोड़ा सा आसान था। तो इस तरह से हम बैक कैलकुलेशन करके सॉल्व करते हैं। आपने लिखा आई यूज फॉर्मूला इन एग्जांपल 40 फ्रॉम मॉड्यूल। ठीक है, अगर उसमें कुछ ऐसा फॉर्मुलेट करके दिया गया तो आप उससे भी कर सकते हो। सिमिलर एग्जांपल यस एससीबी में भी है, वो एक क्रिकेटर है, बैट्समैन है, हिट करता है तो आपसे पूछता है कितने कौन से स्टेयर पे हिट करेगा जाकर के। आप इस तरह सॉल्व करोगे। इस तरह सॉल्व करने में कई बार क्या होता है, मैथमेटिक्स थोड़ी सी टफ जाती है, तो अपने को पेशेंस रखना है और उसको जितना सिंप्लीफाइड कर सकते हैं करेंगे। आपको समझ में आ गया, अपना पर्पस हो गया, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। एक अच्छा सवाल था। 16 सेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। उसने वेक्टर के फॉर्म में दे दिया है। आप चाहो तो उसका एक्स कंपोनेंट अलग कर सकते हो, वाई कंपोनेंट अलग कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल रेंज पता करनी है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है 6, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना है 8। तो रेंज क्या होती है आपको पता है, रेंज का एक फॉर्मूला हुआ करता है, क्या होता है 2 टाइम्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइड बाई जी। अब बोलेंगे ये कहाँ से आ गया, तो आप बोलोगे रेंज का एक फॉर्मूला होता है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो। एक यू को साइन थीटा के साथ लगा दो तो यू साइन थीटा बन जाएगा, जो कि वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी यू एक्स यू वाई। एक यू को कॉस के साथ लगा दो तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा।
तो आप पाओगे कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। अगली लाइन में आपका आंसर है 2 टाइम्स 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 10। 9.8 भी ले सकते हो क्योंकि डेसिमल में दे रहा है, फिर भी इसी से आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये 96 डिवाइड बाई दिस 9.6 आ जाएगा मीटर। चेक कर लो कोई है 9.6, आंसर हो गया। तो यूसी की विद इन वन स्टेट में एक लाइन पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो रेंज की आप ये भी डेफिनेशन याद रख लो, 2 टाइम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2 टाइम इनटू वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय जी, दैट्स अ रेंज। मैंने एक बार लिखा होगा। और भी तरीके हैं अपने सॉल्व करने के। आप क्या करो कि आप इस तरह से एक पिक्चर बनाओ और बोलो कि ये टोटल कितना आ रहा है, रिजल्टेंट 10, ये एंगल थीटा कितना आ रहा है, थीटा भी निकाल लो। 10 थीटा इज गोइंग टू बी y कंपोनेंट 8/6, दैट मींस 4/3, दैट मींस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 53 डिग्री। अब आप इसको यूज कर लो तो वहां से भी आपको यही आंसर मिलेगा। सो यू थीटा को स्केलर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल करके सॉल्व कर सकते हो या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपको फायदा करेगा, बिलीव मी। सो 16 आपका हो गया। नेक्स्ट आपका 17 और 18 है। 17 पर आते हैं। डिस्कशन करने का ये फायदा होता है, आपको कुछ और भी एडिशनल मिल जाते हैं। 17 it says if R and H represent the horizontal range and maximum height respectively of an oblique projection। oblique projectile का मतलब, oblique का मतलब आपको शायद हार्ड किया होगा। oblique का मतलब होता है कि किसी एक एंगल पे थ्रो करना। मतलब जैसा ये प्रोजेक्टाइल, इसको ओब्लिक प्रोजेक्टाइल कह सकते हो। और ये ऊपर थ्रो किया गया, ये वर्टिकल प्रोजेक्टाइल है। ऐसा थ्रो किया गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। तो ये ऑब्लिक हो गया। तो ऑब्लिक जनरल टर्म है, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर उसकी। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आर स्क्वायर अपॉन 8h प्लस 2h रिप्रेजेंट व्हाट? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम वर्टिकल रेंज, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? अच्छा, ये आर स्क्वायर बाई 2h है, तो हाइट जैसा कुछ है, तो डायमेंशन से भी देख लो, ये मीटर जैसा कुछ रिप्रेजेंट करेगा। कॉमन सेंस, क्योंकि ये h है, मीटर होगा तो इसको भी मीटर में आना पड़ेगा, तो लेंथ जैसा कुछ बताएगा। तो क्या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो सकता है? मे बी, चेक करेंगे। क्या वर्टिकल रेंज हो सकता है? मे बी, चेक करेंगे। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसके लिए सेकंड चाहिए, वो मीटर पर है। क्या वेलोसिटी हो सकता है? नहीं, मीटर पर सेकंड चाहिए था। तो कुछ लॉजिक से हम आंसर दे देंगे। अब अपने को ये पता चला या क्या ये रेंज बताता है या मैक्सिमम हाइट बताता है। सो आपको कुछ रिलेशन हम लोगों ने देखे हुए कि टेन थीटा की फॉर्मूला हुआ करता है, फिर में 4h अपॉन आर, इसको यूज कर सकते हो। तो और अलग इससे फायदा क्या मिलेगा अपने को? आर और एच का रेशियो है और ये 2h है। सिम्स लाइक कि कुछ मिसिंग है या कुछ और है। सो आर इसको, या फिर आप इसकी डेफिनेशन रखो, तो आर बाई एच इंटू आर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं आर इंटू और आर बाई 2 इंटू, पहले वाले टर्म को मैं लिख रहा हूँ, केवल फर्स्ट टर्म पे फोकस कर रहा हूँ, 4h। ये जो r अपॉन 4h है, ये 1 अपॉन टेन थीटा बन जाएगा। तो ये बनेगा 2 डिवाइड r डिवाइड बाई 2 टेन थीटा। अब आर की डेफिनेशन भी लगा के देखते हैं। तो जब हम आर की डेफिनेशन लगाएंगे तो ये बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, सॉल्व करना पड़ेगा, हो सकता है ये मैक्सिमम हाइट को बना दे। अगर आपको यहाँ पे भी समझ में आ रहा है तो मैं यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ। सो 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई डाउन साइड कितना आ रहा है 2, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जा रही है वो आ जा रही है यू स्क्वायर, एक जी भी रहा होगा। सो ये आ रहा है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी, एक टू का, अच्छा ठीक है, बराबर है। तो ये पहला टर्म है, वो पहला टर्म हमारा हो जा रहा है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। अच्छा, दूसरा टर्म क्या है 2h। 2h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g होता है। तो ये भी बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी। तो दोनों को ऐड करना था अपने को। जब ऐड करोगे तो आप देखोगे यू स्क्वायर बाई जी कॉमन आ गया और ब्रैकेट में आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये बन गया यू स्क्वायर बाई जी। और ये क्या होता है? ये आर मैक्स होता है।
तो आपसे पूछना चाह रहा है कि ये जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए ऑप्शन को आप मार्क कर दोगे। सो आपको आर का वैल्यू रखना था, एच का वैल्यू रखना था। आप सिंपली क्या करो, आर की डेफिनेशन रखो और एच की डेफिनेशन रखो, सिंप्लीफाई करो सेम और अपने को आंसर मिल जाएगा। स्क्रीन इज नॉट विजिबल और समथिंग लाइक, मैं एक बार ही शेयर कर देता हूँ, अगर आपको यहाँ की वजह से कोई कंसर्न रहा होगा तो रिमूव हो जाएगा। बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और आई एम होपफुल कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी हम लोग डिस्कस किया, एक अच्छा सवाल था, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप पूछ रहे हो, ये सॉल्विंग में सब मिक्सअप हो जा रहा है। 18 क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल मूव करता है पैराबोलिक पाथ पर, तो ये पाथ की इक्वेशन दी गई है in such a way that y component of velocity vector remains 5 meter per second during the motion. ठीक है, magnitude of acceleration of the particle is 18। एक अच्छा सवाल लग रहा है मेरे को, क्योंकि उसने थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताया, चीजों को बदल करके दिए। तो उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा 18 का, अगर नहीं निकाला तो आपको ध्यान से समझने का। हाउ टू पुट इट, इट्स लाइक कि उसने बोला x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2। ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप विदाउट पुटिंग योर ब्रेन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। इसने बोला कि एक पार्टिकल इस तरह के पाथ पे जाता है, तो पहला क्वेश्चन ये अपने दिमाग में आएगा, ये कौन सा पाथ है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, तो आप बोलोगे पैराबोला है। तो क्या ये प्रोजेक्टाइल जैसा पैराबोला है, तो आप बोलोगे उसमें कुछ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर आता था, लेकिन इसमें y में स्क्वायर आ रहा है, तो कुछ बदला बदला सा है। फिर अगर आप बोलोगे कि ठीक है, अगर बदला बदला सा है, तो अगर हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करें तो कैसा दिखेगा, क्या वो विजुलाइज कर पाएंगे? तो एक बार उसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, y और x को। जो अपना प्रोजेक्टाइल था जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, वो इस तरह का पैराबोला बनता है। जब इस तरह का पैराबोला बनता है, इसका मतलब है ये एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म आते हैं, तो वाई स्क्वायर वाले टर्म कब आएंगे? तो हाँ, फिर अपने को देखना होगा कब कहाँ कैसे कट करता है, और मैथ्स का अपने को यूज करना होगा। इसने एक और कहानी बोली है, क्या कहानी बोली, क्या ये पार्टिकल हमारा क्या ये पाथ ओरिजिन से जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं, ओरिजिन से नहीं जाएगा। वाई हमारा 0 होगा जब एक्स 2 होगा, तो ये 2,0 से कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। एक्सिस को फ्लिप कर सकते हो, यस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, आप वो कर सकते हो। फिर एक्स आपका आप इसको मैथ से सॉल्व कर सकते हो, हम लोग फिजिक्स पे आते हैं। इसने कुछ बोला है कि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जो है वो हमेशा 5 रहता है, तो इसमें y कंपोनेंट कांस्टेंट जा रहे हैं। इसका मतलब है ये कुछ प्रोजेक्टाइल जैसा ही है, लेकिन इसका ये कंपोनेंट कांस्टेंट है, y कंपोनेंट 5 है, तो x कंपोनेंट बदल रहा होगा, और उससे ये इक्वेशन बनी होगी। अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ये कुछ ऐसा जा रहा होगा, और उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने पैराबोला कट्स एंड कट्स एक्स एक्सिस एट 2, हाँ वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से चल रहा होगा। अच्छा, अब इसको हम लोग x की वैल्यू बताते हैं। सपोज कर लीजिए y की वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, तो x कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो 5:1 यहाँ पे कुछ जा रहा होगा। फिर अगर हम y की वैल्यू बहुत ज्यादा रखते हैं तो x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो कुछ ऐसा ग्राफ अपने को दिख रहा है, ऐसा पाथ दिख रहा है। इसके बियॉन्ड कैसा जा रहा होगा वो भी हम लोग देख सकते हैं। x इक्वल टू 0 रखोगे, तो x इक्वल टू 0 रखने से अपने को क्या मिलने वाला है, वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू
और +2 इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac करोगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, इसका मतलब इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे, इसका मतलब वो x इक्वल टू 0 को नहीं जा रहा होगा। स्क्रीन विजुअल होना चाहिए शायद आपको, यस। लेकिन ये 2,0 पॉइंट तो अपना लाई कर रहा है, तो इस 2,0 पॉइंट को हम लोग पकड़ सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो x माइनस 2। वो आई डोंट नो उतना मैथ आपको पता है गया कि नहीं, वरना उसके बेसिस पे हम लोग इसको डील कर सकते हैं। x माइनस 2 करके इस तरह से लिख सकते हो, और x और y को एक इंटरचेंज कर लो, तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस y प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर टाइप का जा रहा है ना। ये 2 माइनस वाई बता रहा है कि हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो गया था यहाँ से यहाँ तक, और ये बताएगा टेन थीटा की वैल्यू, और ये बताएगा बाकी सारी की वैल्यू। तो अपने को इसने पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, अगर हम पैराबोलिक इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो ये कुछ ऐसा पैराबोला जाएगा। हम लोग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। आपके कुछ ओपिनियंस आ रहे हैं, मैं एक बार वो देख लेता हूँ। वी कैन डू y इज इक्वल टू vt प्लस दिस, सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन, डबल डिफरेंस, वी गेट एक्सेलरेशन। यस यस, यू कैन हैव अ नंबर ऑफ आइडियाज। आपको ये पता चल गया कि जो एक्सेलरेशन आएगा वो x की वैल्यू से आएगा, ठीक है। और आपने जो आइडिया दिया है वो बहुत सही दिया है कि अगर हम ये प्रोजेक्टाइल थ्रो कैसे किया जा रहा है, कुछ ऐसा थ्रो किया जा रहा है, और जिसमें y वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये इस तरह से भी जा सकता है, इस तरह से भी जा सकता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। सो अगर केवल मैथ्स का सपोर्ट लेना है तो जो हमारा y डिस्प्लेसमेंट आएगा तो उसको हम लोग लिखेंगे d, किस तरह से लिखते हैं, y इज इक्वल टू vy dt, और y हमारा 0 से चल रहा है, तो हम अगर 0 से चल करके t लगाते हैं 0 टाइम से लेकर के, तो अपने को y पता चल जाएगा। कितना आ जाएगा, vy इज अ कांस्टेंट 5, तो ये 5t के बराबर आ जाएगा। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी y कोऑर्डिनेट अपने को ये मिल जाएगा। और इस तरह से करना है और भी लॉजिकल है और अपने लिए हेल्पफुल भी है, क्योंकि ये y का स्क्वायर यूज कर रहा है, तो इसको सिंपलीफाई करना हमारे लिए आसान है। x कितना आ जाएगा, तो x हो जाएगा 25t² प्लस 10t प्लस 2। सो अगर आपको x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी आपसे पूछता है तो dx by dt से बता देंगे, तो dx by dt हमको x डायरेक्शन की वेलोसिटी पता चल जाएगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी 50t प्लस 10। और आपसे पूछ रहा है x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बताइए, क्योंकि y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन यहीं से निकलेगा, dvx by dt से। फर्दर डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा, 50। अगर सारा कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा है तो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। डबल डिफरेंशिएट करके आपको एक्सेलरेशन मिल जा रहा है, और ये एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, वो भी बता सकते हैं। पैराबोलिक पाथ हमारा तभी आता है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है और वेलोसिटी की डायरेक्शन कोई और होती है। मतलब यहाँ पर आप किसी टाइम पर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। सपोज कल आपसे बोलते हैं 2 सेकंड बाद वेलोसिटी बताइए, तो t को 2 रखोगे तो यहाँ से वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ जाएगा, y कंपोनेंट आपको डायरेक्टली पता है, दोनों का भी यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा सजेशन था जो आपने दिया। आपने लिखा हाउ इक्वेशन ऑफ x केम। देखो पहले आपने क्या किया, y कंपोनेंट ऑफ मोशन सॉल्व किया, हम लोग उसी तरह से प्रोसीड किए। पहले y कंपोनेंट ऑफ मोशन सॉल्व किया। जब y कंपोनेंट ऑफ मोशन सॉल्व करोगे तो अपने को वेलोसिटी पता है, तो t टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वो y डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये अपने को समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये अपने को पता है ये x और y में रिलेशन है, तो अगर हम y की वैल्यू को इस पे रखेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की, किसके टर्म में, टाइम के टर्म में। तो यहाँ पर ये जो y का सब्स्टिट्यूशन है इस ओरिजिनल इक्वेशन में किया गया है, उससे हमको x की वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ से यहाँ आना ये क्रिटिकल था, इसके लिए इक्वेशन दी गई थी। और एक बार x पता चल गया तो dx by dt पता चल जाएगा, फिर डबल डिफरेंशिएशन से x कंपोनेंट का एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। समझ में आया? Why can't we directly differentiate first equation? इस इक्वेशन को, इसको आप डिफरेंशिएट करके आपको क्या मिलेगा, आप अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये मिलेगा dx by dt, दैट मींस x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
इज इक्वल टू 2y dy बाई dt प्लस 2 dy बाई dt इक्वल टू वो 0 हो जाएगा। तो ये आपके लिए कॉम्प्लिकेशन है, इसमें आपको कुछ पता भी तो नहीं है ना, आपको केवल dy बाई dt पता है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से आ जाएगा 2y dy बाई dt की वैल्यू कितना दिया गया 5, तो ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। लेकिन इसके आगे आपको ट्रिपल आएगा क्योंकि ये dx बाई dt है, फिर ये y निकालना पड़ेगा आपको। तो और फिर y की वैल्यू आप 5t यहाँ से रखोगे तो तब भी जमेगा। तो इससे बेटर है कि आप यहाँ से y निकालो, y की वैल्यू डायरेक्टली डंप करो, x निकालो, x कंपोनेंट अलग y कंपोनेंट अलग, दोनों कंपोनेंट को सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। हाँ, ये जो डिफरेंशिएशन मैंने करके दिखाया है वो t के डिफरेंशिएशन में किया था, तो इसको आगे आप कैरी कर सकते हो। अगर आपने इसको y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आपको dy बाई dx मिलेगा। इसका क्या मतलब है, ये स्लोप होता है, तो वो तो ग्राफ का स्लोप है, उससे आप क्या आंसर निकाल पाओगे। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है कि जिससे हम स्लोप को यूज कर सकें, तो इसलिए उसको डिफरेंशिएट करना कोई खास फायदे का नहीं था। Can I summarize the double differentiation method? Understood. Okay, समझ में आ गया, अच्छी बात है। Can you re-explain what you just said? I said कि अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया, सपोज कल इसको आप डिफरेंशिएट करते हो dx y के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा 2y प्लस 2। इससे आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि dx अपॉन dy या dy अपॉन dx के बारे में क्वेश्चन कुछ बोलता ही नहीं है, ना ही पूछता उसके बारे में, तो हम इस तरह के इस बात पे नहीं जाएंगे। हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से कुछ फायदा है, ये vx मिल गया अपने को, और ये vy मिल गया, और ये भी vy मिल गया। vy अपने को पता है 5 है, तो यहाँ से आपको y की जरूरत पड़ेगी, फिर y की जरूरत आप यहाँ से फुलफिल कर लो, तो भी जमता है। और जो सजेस्ट किया था पहले वो बेस्ट वे था। अब y कंपोनेंट को अलग से सॉल्व करो, y की वैल्यू इस पे रखो, x निकालो, x को डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगा, फर्दर डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आएगा। टोटल एक्सेलरेशन में एक x का कंपोनेंट आता है, एक y का कंपोनेंट आता है। फिर आप बोलोगे y में वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए कंपोनेंट उसका 0 है, तो केवल x के बाद सर्वाइव करेगा, वही आंसर होगा। Did we use y component of velocity to get? Yes, we did the same. dy 2 by dt will be 2y now. dy d स्क्वायर, अच्छा y स्क्वायर, dy स्क्वायर अपॉन dt अगर आप जब करोगे ना, तो उसका मतलब क्या होता है, ये अब चेन रूल आपको याद रखना पड़ेगा। d अपॉन dt ऑफ y स्क्वायर का मतलब आता है 2y dy बाई dt। d अपॉन dy ऑफ y स्क्वायर का मतलब आता है 2y। तो अगर हमारा पैरामीटर अलग है डिफरेंशिएशन करने के टाइम पर, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स कॉल्ड चेन रूल। एक्सट्रीमली क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, सो इट विल बी 2y dy बाई dt। तो आप पहले बेस पॉइंट एक्सेप्ट करो, बेस पॉइंट इज दिस कि आप x कंपोनेंट y कंपोनेंट को अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन था एज आई टोल्ड, और आपको क्लिक करने में टाइम लगा होगा, कुछ लोगों को क्लिक किया, बहुत अच्छी बात है। 19 बताना है या 19 हो गया, आप लोगों ने पूछा नहीं 19 के बारे में। अगर 19 हो गया हो तो फिर हम लोग आगे चलते हैं और कुछ टीपीपी सेकंड पकड़ते हैं। इसमें कुछ शेयर करने लायक नहीं है, इसको अगर जरूरत पड़े तो रिकॉर्डेड को वॉच करना होगा आपको। फर्स्ट हो चुका था और हम लोग सेकंड डीपी पे रहते हैं अभी। what लिमिट डिड वी इंटीग्रेट y? अच्छा, गुड। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लॉजिकल है। देखो, y को हमने इंटीग्रेट किया है, तो यहाँ पे dy रहा होगा, इसको भी इंटीग्रेट किया है। सिंस हम डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहते हैं तो आप कहीं से कहीं भी लिखो, चलता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल बताता है, तो ये इनिशियल से लेकर के फाइनल बोल सकता हूँ। तो इसको फाइनल माइनस इनिशियल को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो वो y हो जाएगा। तो y इज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट्स। तो y is indicating y final minus y initial. It can be of any limit, whatever limit you like. आप ऐसा बोल सकते हो हम 0 से लेकर के y जा रहे हैं, चलता है, और आप किसी और वैल्यू से किसी और वैल्यू पे जा रहे हैं, चलता है।
सो पोजीशन निकालने के लिए हमको एग्जैक्ट लिमिट चाहिए होती है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल सफिशिएंट होता है। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। अगर कुछ इससे आपको समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, वरना आपको रिकॉर्डेड तो सुनना ही होगा। दिखेगा बहुत कम क्योंकि मिनिमाइज कर रखा है। ओके, नाउ आई एम ओपनिंग द डीपीपी सेकंड और उसके डाउट्स आप रेडी करो। अच्छे क्वेश्चंस थे, डाउट भी आपके अच्छे हैं और आपके सजेशंस भी अच्छे हैं। दैट्स गुड। सेकंड डीपीपी 18 and 7 and 20 इस लाइक काफी थ्योरेटिकल है और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो 7 18 20 7 18 20 उससे पहले 10 है, 15 है, 16 है, 18 है। 18 हम लोगों ने काउंट किया, 22 भी हम लोग बात करने वाले हैं। 7 18 यस 20 22 तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सभी के लिए इशू बनाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि आपको हो सकता है आप उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, बाकी लोग कर गए हो। तो 8 9 और 11 एडिशनल है, 19 21 भी एडिशनल है। ठीक है, सो मैं प्रोसीड करता हूँ। इसके बाद जो छूट जाए तो उसको आपको याद दिला देना। क्वेश्चन नंबर 13 भी है, सो हम लोग उसको 13 को भी ऐड अप कर लेंगे। 18 20 22 हम लोगों ने काउंट कर रखा है। 18 19 20 22 काउंटेड है। पहला क्वेश्चन इस सीक्वेंस में 7 आ रहा है, तो हम 7 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज हियर। It says कि a bob of mass 0.1 kg hung from ceiling of room by string this meter long is set into oscillation. Okay, समझा? तो ये oscillation, bob और pendulum बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं और आगे क्या पूछता है उसके हिसाब से बताऊंगा आपको। ये बोलता है the speed of the bob at its mean position is 1 meter per second. What is the trajectory of bob if the string is cut? Okay, when the bob is at one of the extreme position at its mean position। तो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। और 17 भी मैंने ऐड कर लिया। बस आपको बताना है कि किस तरह का पाथ करेगा। और एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में भी, कई सारे एग्जाम में दिखा है और कोई भी आपसे पूछ सकता है टेस्ट करने के लिए कि आपको कितना चीजें समझती हैं या नहीं। सो लेट्स ये सीलिंग है और यहाँ पर एक पार्टिकल को इस तरह से स्ट्रिंग से टाई किया गया, तो इसको बॉब बोलते हैं और इसकी लेंथ एल है। जब इसको घुमाते हो, मूव कराते हो, तो ये पेंडुलम बनता है। इस तरह से इधर जाएगा और इधर जाएगा। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो। सो इट कीप्स ऑन मूविंग लाइक दिस। इसको बोलते हैं पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। आपको कुछ बातें इसके बारे में पता करनी होंगी और समझनी होंगी, पर्टिकुलरली 2 पॉइंट्स जो इसने पकड़े हुए हैं। एक तो ये पॉइंट है कि जब ये एक्सट्रीम पर होता है, यहाँ पर ये लेट्स से उसका एक्सट्रीम लोकेशन है और इस लोकेशन को हम मीन लोकेशन कहते हैं या फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट कहते हैं। तो मीन पोजीशन कहते हैं इसको। सो दिस इज मीन पोजीशन और दिस पोजीशन इज नोन एज एक्सट्रीम। नाम से भी समझ में आ रहा होगा। क्या आप बता सकते हो एक्सट्रीम पोजीशन पर ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी कितनी होती है और किस डायरेक्शन में होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर? सो व्हाट इज द वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम पार्टिकल बॉब? 0। यस। कैसे आपको पता चला? कॉमन सेंस। या फिर आप बोलोगे कि पहले इधर गया था फिर वापस आया। हम लोगों ने एक दिन डिस्कस किया था, व्हेन इट्स टर्न इट्स डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को 0 होना होता है। तो ये बेसिकली उस मोमेंट पर रेस्ट पे रहता है, मोमेंटरली रेस्ट पे होता है। गुड। और जब मेन पोजीशन पर आता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और हॉरिजॉन्टल होती है। टर्निंग पर वेलोसिटी 0 होती है। ग्रेट। अब आप देखोगे कि अगर जब ये एक्सट्रीम पर था उस समय आपने स्ट्रिंग कट कर दिया, हर मोमेंट पर इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी है डाउन साइड, हर मोमेंट पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी डाउन साइड है। लेकिन क्या होता है, स्ट्रिंग उसको टाई करके रखता है तो स्ट्रिंग उसको नीचे जाने नहीं देता है। हाँ, हम लोग एनर्जीज को अभी अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि एनर्जीज हम लोगों ने अभी लर्न नहीं की है।
एनर्जीज के टर्म में भी हम बिल्कुल बोल सकते हैं। सो एक्सट्रीम पर जब भी इसको कट कर दोगे स्ट्रिंग को, तो ये ग्रेविटी के हवाले हो जाएगा। तो फिर इसकी सिचुएशन कैसी बनेगी कि एक पार्टिकल को किसी हाइट से आपने रिलीज किया है, तो जब किसी पार्टिकल को रिलीज करते हैं तो कैसा चलता है, वर्टिकली डाउन साइड जाता है और ग्राउंड को हिट करेगा जा करके। तो पाथ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब ये मिड पॉइंट पर था, मीन पोजीशन पे था, तब स्ट्रिंग को अगर आपने कट कर दिया तो उसके पास ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो पॉइंट है इसकी, जब आप कट कर रहे होते हो उस समय जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी और फिर ग्रेविटी एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, किसी हाइट से आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया हुआ है, तो ये आपको कुछ ऐसा जाता हुआ नजर आएगा कि ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल बनाएगा। तो आपसे दो पाथ पूछे हैं, तो पहला पाथ आपका स्ट्रेट लाइन, दूसरा पाथ आपका पैराबोलिक। और आपको केवल यही आंसर करना है, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब when the bob was at extreme position, it is a straight line, when it is a mean position it is a parabola। और दोनों के बारे में हम बता सकते हैं। लास्ट डिस्कशन में मैंने आपको बताया था, जब कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। जब कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ना हो, तो प्रोजेक्टाइल पैराबोला होता है। तो पहले केस में स्ट्रेट लाइन, फिर पैराबोला। तो क्वेश्चन 7 आपका हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट इज 8, देन 9, देन 10 इन सीक्वेंस है। सो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज आर फॉर टू एंगल्स। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। सो इट सेज कि सेम रेंज मिलता है दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। अपने को पता है एक θ1 होता है, दूसरा θ2 होता है, सच दैट θ1 θ2 का सम 90 डिग्री आता है। बोलता है T1 T2 टाइम ऑफ फ्लाइट अगर दोनों केसेस के लिए हो, तो रिलेशन अपने को T1 T2 और R में निकालना है। एक बार इस रिलेशन को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, फ्यूचर के लिए आप उसको एज अपने नोटबुक में नोट करके याद रख लेने का, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको मार्क करने का डायरेक्टली। टाइम को बचा सकते हो आप। ऑफ ट्रैक डाउट आपका आया है, कैन वी कैलकुलेट वेलोसिटी एट मीन पोजीशन? Yes, not now, but later on you can calculate that velocity. You will be able to. Once we have understood those concepts like energies, so energy को यूज करके हम जल्दी बता देते हैं। हालांकि अभी भी निकाल सकते, अभी नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ोगे NLM, उसको यूज करके भी बता सकते हो, बट वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो यस, वी कैन कैलकुलेट, बट लेटर ऑन। वो एबिलिटी आपको ओवर द टाइम आएगी, कुछ और चैप्टर्स पढ़ने के बाद। सो 8 के लिए हम लोग अगर शॉर्ट में करना चाहें तो किस तरह से सॉल्व होगा कि अपने को पता हो थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है। तो T1 को क्या लिखोगे, T1 को लिखोगे 2u साइन थीटा बाई जी। T2 को क्या लिखोगे, T2 को लिखोगे 2u साइन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये बन जाएगा 2u कॉस थीटा बाई जी। अच्छा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और रेंज में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों प्रोडक्ट में आते हैं, तो हम T1 T2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4u², और अगर ऐसा लिखा जाए तो ये बनेगा 2u² इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई g²। ध्यान से अगर आप देखोगे तो 2g को हम लोग अलग ले सकते हैं और ब्रैकेट में अपने को मिलेगा u² साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। आप बोलोगे इस एक्सप्रेशन से तो आप अवेयर हो, तो उसी को हम रेंज कहते हैं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया T1 T2 इज इक्वल टू 2r बाई जी। तो ये एक रिलेशन हो गया। ये रिलेशन कब ट्रू होगा, ये तब ट्रू होगा जब दोनों प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज बराबर बोली गई हो। तो यहाँ से अपने को एक रिलेशन मिल गया। उसने ये पूछा कि रिलेशन बताइए T1 T2 और R में, तो आप बोलोगे ऐसा रिलेशन है। आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में लिख लो, R इज इक्वल टू जी T1 T2 बाई 2। याद रखना भी आसान है, और अगर आपकी नोटबुक में रहेगा, बार बार आप जब रिवाइज करोगे, देखते रहोगे, एग्जाम में आ जाएगा तो डायरेक्टली आप लगा लोगे, आपका टाइम बच जाएगा। जो भी, अगर आप 30 सेकेंड भी बचा पाते हो एग्जाम में, मैटर करता है। और 2-3 बार सॉल्व करोगे तो अपने आप याद रह जाएगा।
यू विल हैव टू बी डिफरेंट फॉर बोथ. नो, नहीं, सेम रेंज पता करने के लिए सेम स्पीड से हम दो एंगल पता करते हैं, एक θ1 एक θ2, सो दैट कि उनका सम 90 हो. तो उसमें स्पीड भी सेम रहती है, इसलिए हमने दोनों केस में क्या यूज किया है, सेम स्पीड को यूज किया है. क्योंकि जब हम लोगों ने लिखा होगा तो उसमें क्लियरली लिखा होगा फॉर गिवन स्पीड टू डिफरेंट एंगल्स अचीव द सेम रेंज. So that is question 8 and its solution. Question number 9 पर आते हैं. इसमें भी कुछ खास पॉइंट्स होंगे तो उसको हाईलाइट करेंगे, सिंपल पॉइंट होंगे तो डायरेक्टली मैं आपको बोल दूंगा. क्वेश्चन सेज कि the height y and the distance x along the horizontal plane of projection on a certain planet. तो ये मतलब अर्थ से बाहर कहीं जाने की कोशिश कर रहा है, तो g को हम कुछ और वैल्यू देने वाले हैं. Without no surrounding atmosphere given by these relations, what will be the velocity of projection? तो यहाँ पर बस g बदल गया है, तो g का मतलब 10 नहीं है, g को आप g भी रख सकते हो लेकिन 10 नहीं हो सकता कुछ और भी हो जाए. बस ये डिफरेंस है क्योंकि वो प्लैनेट बदल दिया उसने, अननोन प्लैनेट रखा है. तो अपने को एक x का वेलोसिटी पता है, x का इक्वेशन पता है 60, y का इक्वेशन पता है क्या, 8t माइनस 5t स्क्वायर. आपसे पूछता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताइए, बहुत सिंपल है, आप इससे vx निकाल सकते हो, vx आता है dx by dt, dx by dt का मतलब हुआ 6, सिंपल जस्ट टू इनकरेज यू. और vy का मतलब हुआ dy by dt, डिफरेंशिएट कर दो तो ये बनेगा 8 माइनस 10t. अच्छा, उसने इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो t इक्वल टू 0 पर कितना हो जाएगा, जब t इक्वल टू 0 रखोगे तो vx तो 6 रहेगा, vy 8 हो जाएगा, तो v कितना हो जाएगा, इसी को u बोलेंगे, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 10. आंसर हो गया. कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, न्यूमेरिकल होगा तो इसकी वैल्यू को फिल कर देंगे, 10 आंसर आ जाएगा. यस. अगर आपसे पूछता है कि उस प्लैनेट में कितना एक्सेलरेशन चल रहा है वो बताइए, तो सेकंड इक्वेशन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, जैसा अभी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन वाले में बात की थी हम लोगों ने. आपने लिखा इन क्वेश्चन 8 आई यूज्ड u एज कांस्टेंट, विल दैट बी ओके. यस, u इज अ कांस्टेंट. क्वेश्चन नंबर 8 के लिए u को कांस्टेंट ट्रीट करना है, आपने बिल्कुल सही किया है. Then 10, 11. So let's go for the question number 10. Question number 10 says कि एक ग्लास मार्बल है, उसको हॉरिजॉन्टल फ्रॉम टॉप ऑफ टेबल से गिरता है x डिस्टेंस पर और फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल. इफ h इज द हाइट ऑफ द टेबल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताना है. तो अभी जो स्टेयर वाला क्वेश्चन किया था, स्टेयर में आपने देखा था बहुत सारे टेबल्स रखे हुए थे, इसमें एक ही टेबल है. सो इसका इस तरह से एक टेबल था और ये हाइट था और यहाँ पर एक ग्लास का ये मार्बल का बॉल है जो गिर जा रहा है, तो ये किसी वेलोसिटी से आएगा, ये वेलोसिटी से, और इस तरह से चला जाएगा. तो इक्वेशन किससे रिलेटेड हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हो गया, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हो किसी हाइट से लेकर के, और ये एक्स डिस्टेंस पे फॉल करता है, तो ये डिस्टेंस अपने को एक्स दे रखा है, एच हाइट दे रखी है टेबल की. तो पूछता क्या है, वेलोसिटी के बारे में पूछता है. तो इसके लिए इक्वेशन, लेट्स से टी टाइम लगा, तो एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, यू इंटू टी, और एच को क्या लिखते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 थी, तो ये दो इक्वेशन है. यहाँ से आपको टी गायब करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को स्क्वायर कर दो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी बाई 2. यहाँ से u पता चल जाएगा. So u square is coming as gx square by twice h. So how much u is? Under root g upon 2h into x. और आप एक ही लाइन में बता सकते थे क्योंकि आपको पता होता है t कितना होता है, अंडर रूट 2h by g. तो इसी इक्वेशन से काम चल जाता, डायरेक्टली t को यहाँ रख दो, अगली लाइन में आपका आंसर आता. ओके, सो क्वेश्चन 10 भी हो गया. 11 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11.
It says the projectile is fired horizontally with the velocity given from a top of a hill like this. Find time taken to go to the bottom. इसी इक्वेशन को यूज करो, t के लिए अंडर रूट 2h/g लगाओ, h अपने को पता गया। अब देखो इसमें h की वैल्यू कितनी दी इसने, 490 दी गई है। तो आप जी को आप देखोगे ना, आप जी को 10 लोगे तो आपको थोड़ा सा ट्रबल आएगा, तो आप चाहो तो जी को कितना ले सकते हो, 9.8। अच्छा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 9.8 और 49 वो अच्छे से कैंसिल हो जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आप जी को 9.8 ले लो, लाइफ आसान हो जाएगी। इसलिए नहीं ले रहे कि हमारे आंसर करेक्ट आएंगे, इसलिए हम ले रहे कि हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। और आंसर तो बाय प्रोडक्ट होता है, जो कि करेक्ट आएगा ही आएगा। और फिर बोलता है डिस्टेंस टारगेट हिल करेगा फ्रॉम दैट हिल, तो एक्स वैल्यू निकालनी है। यू आपको यू पता है, टी निकाल लिया है, तो एक्स टी कर दोगे तो यू निकल के आ जाएगा। आई मीन यू टी कर दोगे तो एक्स निकल के आ जाएगा। वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, तो इसका तीसरा पार्ट जो है वो नया आ रहा है। वो बोला कि इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी आएगा। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटीज होती हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, दूसरा कौन सा रहता है, वर्टिकल। इस वाले पार्ट के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा आपका, वही रहेगा जो इनिशियली था, वो चेंज नहीं होता है। वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है, 0 प्लस जी टी, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, 0, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, तो u प्लस एटी लगा दिया। अब आपको टोटल स्पीड निकालना है, स्क्वायर ऑफ दिस, यू विल गेट योर आंसर। अंडरस्टूड। आई एम गिविंग यू जस्ट आइडिया, आपको सॉल्व करना है। तो वेलोसिटी जब हिट करने के टाइम पर आएगी तो अंडर रूट यू स्क्वायर आएगा, और जी स्क्वायर टी स्क्वायर के बराबर आएगा। टी अपने को पता, हम निकाल सकते हैं। अच्छा, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और आपका आंसर जी 10 लेके नहीं मैच कर रहा होगा तो बहुत क्लोज आ रहा होगा। कई बार क्या होता है, हमारा आंसर एग्जैक्टली नहीं मैच करता है ना, तो थोड़ा सा मैच्योरली लेने का। आप देखो क्लोज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सपोज कर लीजिए कि आंसर दिया गया 100 और आपका 99 समथिंग आ रहा है, इसका मतलब आप क्लोज हो, चलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर देन 12 आपने पूछा नहीं है, देन 13 है, 15 है। 12 आपके लिए बहुत आसान रहा होगा, बहुत अच्छी बात है, सभी ने कर लिया है। 13 पे आते हैं। कंसीडर बॉय ऑन अ ट्रॉली who throws the ball with speed this at an angle this with respect to trolley which is moving horizontally this। क्वेश्चन नंबर 13 आप में से शायद कोई कर पाए हो। किसी ने आंसर निकाला क्वेश्चन नंबर 13 का? Anybody who is able to? 13th question, any of you? तो अगर आपने नहीं निकाला, इसका मतलब है कि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने निकाल लिया है तो इसका मतलब आपको कुछ एडिशनल नॉलेज है। अगर आपने नहीं निकाला है, इसका मतलब है अभी आपको पढ़ना बाकी है। जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड है। जिन लोगों ने निकाल लिया है उनको रिलेटिव मोशन का आइडिया रहा है, तो वो एडिशनल नॉलेज की वजह से आपने निकाल लिया होगा, अच्छी बात है। और जिनसे आंसर नहीं आया, प्लीज वेट। नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ने वाले हैं, कि अगर ट्रॉली भी चल रही हो, ट्रॉली से आप अगर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो, ट्रेन पर बैठे हो, फिर आप पत्थर फेंकते हो, तो क्या फर्क पड़ता है। तो वो रिलेटिव मोशन होता है। तो हम लोग उसको कल नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, डिटेल में स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। तो फिर 13 जैसा क्वेश्चन हमारा हो जाया करेगा। तो इसमें कुछ रिलेटिव आ गया है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड कहीं बोला इसने? इसने अगर ग्राउंड नहीं बोला है तो फिर तो हमारा सिंपल क्वेश्चन है। अगर ग्राउंड के साथ में है, हाँ, इसने ट्रॉली को भी मूव कराया ना, तो ये जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को भी हम लोग होल्ड कर लेंगे, और जिन्होंने आंसर निकाल लिया है दैट्स ग्रेट। और अदरवाइज हम रिलेटिव मोशन को पढ़ करके उसको हैंडल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 भी रिलेटिव मोशन से, मतलब जब आप किसी चीज को थ्रो करते हो और जहां से आप थ्रो करो अगर वो भी मूव कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। हालांकि वो सिंपल होते हैं, बट रिलेटिव मोशन में उसको हम समझेंगे। हाँ बिल्कुल, हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट से ही करते हैं, बस प्लेटफॉर्म में क्या फर्क पड़ता है वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ऐसा है ना, जैसे कि आप ट्रेन पर बैठे हो और ट्रेन पे आप बॉल को थ्रो करते हो, तो अगर आप ट्रेन पे ही रहोगे तब तो आपको कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अर्थ से देखोगे तो एक अलग स्टोरी नजर आती है। तो
13-14 सिमिलर क्वेश्चंस हैं, बस आपको रिलेटिव कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ऐड करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15-16 के बारे में अगर आपने पूछा होगा तो मैं बताता हूँ। यस पूछा है। 13 और 14 दोनों अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिलेटिव समझाने के बाद डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 सेज कि एक बॉम्ब है जो ड्रॉप किया गया फ्रॉम एन एयरप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ सर्टेन हाइट दिस, और ये भी हालांकि देखो प्लेन से हम लोग इसको देख रहे हैं एरोप्लेन से, लेकिन क्या है कि जब प्लेन से ये ड्रॉप किया जा रहा है, प्लेन से थ्रो नहीं किया जा रहा है, तो ड्रॉप वाला केस तो हम लोग जानते हैं, तो 15 हैंडल कर लेंगे अभी। Does the time taken by the bomb to reach the ground depends on the velocity of the plane? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप किसी प्लेन से ड्रॉप करते हो तो उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आती है, और हम जानते हैं कि जो टाइम होता है वो h पर डिपेंड करता है, 2h/g। तो उस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि प्लेन की वेलोसिटी कितनी है। अगर ज्यादा प्लेन फास्ट होगा या स्लो होगा, टाइम बराबर लगेगा। तो आप बोलोगे नो, आंसर है नो इज द आंसर। आपने लिखा इन क्वेश्चन नंबर 10 वी फाउंड अदर इक्वेशन एंड equation and answer given is something is question number 10 क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नहीं मैच कर रहा है ऐसा आप क्लेम कर रहे हो। ठीक है, हम लोग अभी वेरीफाई कर लेते हैं और अगर कोई इशू है तो उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या दिया गया, x√g/2h। हम लोगों ने क्या निकाला है, √g/2h इंटू एक्स, वही है। वो h अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, और x अलग है। सेम आंसर, आप उसको चेक कर सकते हो। Is relative motion something like adding or subtracting? Yes, उसमें addition और subtraction चलता है। In normal components वो relate दो वेक्टर्स का subtraction और addition चलता है। बहुत सिंपल है, एक बार आपको एक दो लाइन से वो समझ में आ गई तो काम हो जाएगा। हाँ, वो h मैंने बड़ा बना दिया, उसको आप देख सकते हो, उसके प्रीवियस लाइन से भी आप कैच कर सकते हो, चलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में एटलीस्ट इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर लेते हैं। 15 हो गया, 16 says कि एक पार्टिकल is projected at angle theta inclined angle making angle बीटा, तो जो बीटा है वो अपने लिए अल्फा हुआ करता था। फिगर कहीं दे रखी है, u आफ्टर टाइम t फाइंड x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो फिगर अपने को देखना पड़ेगा। अब देखो इसने इसको x बोला है, हम जो x डेस बोल रहे थे इसने y बोला है, तो आप बोलोगे कि x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना होता है, आपको याद है कितना होता है, g साइन बीटा आएगा क्योंकि ये बीटा लगता है, और डाउन वाला कितना आएगा, जी कॉस बीटा। आप एक लाइन में आंसर दो करके आगे बढ़ोगे। तो ए और बी आपका हो गया। सी पर आते हैं, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी। तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने बात कर रखा है। एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी के लिए लिखोगे वी एक्स इज इक्वल टू यू, जो कि यू का एक कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा, और माइनस माइनस क्यों लगाओ क्योंकि अपोजिट है, जी साइन बीटा इंटू टी। और y कंपोनेंट वेलोसिटी लिख सकते हो, x कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, y कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। बेसिकली वही लिखा रहा है जो हम लोगों ने अपने नोट्स में लिखे हुए हैं। फिर लास्ट में कुछ लिखा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, सो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा इंक्लाइंड प्लेन पर, उस समय अपने को y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पता करना है। तो आपको क्या करने का, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले आप ये पता करोगे कि किस टाइम पर y कंपोनेंट मैक्सिमम होता है, तो वो t/2 आया था। सो यू जस्ट मैक्सिमाइज y, दैट मींस पुट dy/dt इक्वल टू 0, फाइंड t, देन फाइंड व्हाट, vy एंड vx, दोनों को पता कर लो। फिर उसके बाद में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, √vx² प्लस vy² आ जाएगी। आई एम जस्ट गिविंग यू जनरल आइडिया, आपको इस पे वर्क करना है, एक्सप्रेशन बनाना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके इसके बाद आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं उन पर आ जाते हैं। बचे हुए क्वेश्चन अपने पास 1-2 मिनट है।
questions here. Last that we dealt was 16th, then you have 17th, 18th, 19th, 20th, 21 and all that. So सारे questions हैं. On an inclined plane, this ball is thrown this horizontal from the foot of the inclined velocity is this. Find time with the inclined the plane. तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कैसे देने का, कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, t is equal to 2u sin theta divided by g cos alpha. थीटा किसको बोलने का, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को थीटा बोलने का. ये अपने लिए अल्फा है. थ्रोन एट एन एंगल दिस विद द हॉरिजॉन्टल. तो थीटा कितना लिखने का, आपने गलती क्या की होगी, ये हॉरिजॉन्टल से पूछा है, अब हम लोग इंक्लाइंड से मेजर करते हैं. तो ये आएगा 60 माइनस 30, तो इसको 30 यूज करना है. आपने ये गलती की होगी, चेक कर लो, सही हो जाएगा. 18th, the direction of motion of projectile at a certain instant is at angle alpha to the horizontal. After t second it's an angle beta. horizontal component of velocity बतानी है. ये सॉल्व करने लायक अच्छा क्वेश्चन है. तो आप अगर रिमाइंड कराओगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कर देता हूँ. आपका टाइम हो गया है. तो 18 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा. आप चाहोगे तो मैं लिख करके आपको ग्रुप पे भी डाल सकता. सिंपल है, एक बार अल्फा एक बार बीटा है और आपको प्रोजेक्टाइल की मोशन लगानी है, मोशन इक्वेशंस लगानी है. 19 सेज की रेडियस वेक्टर ये दे रखा है आपको. सो जब रेडियस वेक्टर होता है तो ये x होता है, ये y होता है. अब आपसे पूछता है कि इक्वेशन ऑफ एक्स वाई के टर्म में बताना है, तो यहाँ से x निकालो, x की वैल्यू 80 लिखो, y की वैल्यू माइनस BT स्क्वायर लिखो, t को गायब करो, प्रोजेक्ट ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल जाएगी आपको. तो इसको प्लॉट कर देने का, पैराबोला आएगा, प्लॉट हो जाएगा. टाइम डिपेंडेंस ऑफ v निकालना है, फिर इससे vx निकालो, इससे vy निकालो, फिर टोटल v निकाल लो, फिर उसको फर्दर डिफरेंशिएट करके a निकाल सकते हो. तो 19 आप कर सकते हो. 20 एंड रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चंस, इनमें से अगर कोई डाउट रहता है तो हम लोग अभी एक और सेशन रख लेंगे, मे बी ऑन सैटरडे और मे बी ऑन संडे. तो इनमें से जो बचे हुए क्वेश्चंस उनको डील करने का, और आपके पास अभी DPP 3 भी बची हुई है, उसको भी डील करने का. सो वी विल हैव वन मोर एक्स्ट्रा लेक्चर फॉर DPP डिस्कशन. जितना आज डिस्कस किया पहले आप उसको डाइजेस्ट करो, और फिर सैटरडे या संडे को रखेंगे. कल हम लोग रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ेंगे. तो टुमारो वी विल हैव discuss or this learning, we will learn basically relative motion. तो जो बच्चे वाले क्वेश्चंस हैं संडे के डिस्कशन में वो कवर हो जाएंगे. चलेगा. सो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं. आपने काफी पेशेंटली सुना है, काफी बड़ी बात है, एंड थैंक यू फॉर दैट. सी यू टुमारो. आपने कोई क्वेश्चन में पूछा मंडे की एग्जाम में कहाँ तक आएगा. मंडे के एग्जाम में जो आने वाला है ना, वो